नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लघु सिद्धांत कौमुदी का, और इसके अंतर्गत हम लोग अजंत पुल्लिंग से सूत्र को पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था जो हमारा पहला सूत्र था अजंत पुल्लिंग का, और सूत्र का नाम था अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादकम। प्रतिपादक से संबंधित वो हमारा सूत्र था जिसमें हम सब ने पढ़ा था कि कोई ऐसा शब्द जो अधातु हो, अप्रत्यय हो, तो उस शब्द की प्रतिपादिक संज्ञा होती है। धातुओं की प्रतिपादिक संज्ञा नहीं होती है और प्रत्यय की भी प्रतिपादिक संज्ञा नहीं होती है। और जब प्रतिपादिक संज्ञा होती है अधातु और अप्रत्यय शब्द की, तो हम उसी में सु से लेकर शुभ तक प्रत्यय को लगाकर शब्द रूप को बनाते हैं, जिसको हम लोग शुभंत प्रकरण कहते हैं। अब आइए, आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसी के आगे का ये सूत्र है जो पहले सूत्र से रिलेट है। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये भी हमारा सूत्र है। आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर सूत्र यही है, कृत तद्धित समासाश्च। पार्ट 2 वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 में 60 मार्क्स का जो है 60 मार्क्स का जो है हमारा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और 40 मार्क्स के अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है यहीं से प्रश्न आता है, जिसमें हम लोगों ने एक सूत्र को पढ़ा, और हो सकता है कि वो सूत्र आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो उसको तो ज़रूर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और जब आप लोग इसका आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में भी लिख दें, जो कि हमने पिछले वाले वीडियोस में बताया था। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, और जितने मार्क्स का होगा उस हिसाब से वो लॉन्ग भी बन जाएगा। अब आइए इस सूत्र को समझते हैं। ये सूत्र क्या कहता है, कृत तद्धित समासाश्च। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा कृत तद्धित समास च। इसमें 4 शब्द हुए, कृत तद्धित समास च। अर्थात पिछले सूत्र के अनुसार हमने देखा था कि प्रत्यय की प्रतिपदिक संज्ञा नहीं बनती है और धातुओं की प्रतिपदिक संज्ञा नहीं बनती है, लेकिन इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे कृत प्रत्यय की भी प्रतिपदिक संज्ञा बनेगी, तद्धित प्रत्यय की भी प्रतिपदिक संज्ञा बनेगी, और समास की भी प्रतिपदिक संज्ञा बनेगी। ये सूत्र ये चीज़ कह रहा है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि आखिर कौन से धातुओं, मतलब कौन से शब्द में प्रत्यय को लगाकर हम लोग प्रतिपदिक संज्ञा बनाएंगे, और कौन सा प्रत्यय से प्रतिपदिक संज्ञा नहीं बनेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पे ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र इसलिए हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये जो है पहले वाले सूत्र से रिलेट है, उसी से ये लिया गया है, इसीलिए हम ऐसे सूत्र को क्या बोलते हैं, विधि सूत्र। अब आइए, यहाँ पे सबसे पहले हम संस्कृत में डिनोट करेंगे इसको। संस्कृत में एक लाइन में इसको लिख देंगे, कृत तद्धितान्तो समासाश्च तथा स्युः। ठीक है, यानी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय समास की भी प्रतिपदिक संज्ञा होती है। अब यहाँ पे तिंग प्रत्यय हम कहाँ पे लगाते हैं, तो तिंग प्रत्यय धातु में तिंग प्रत्यय लग के जो है वो क्रियापद बनता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे धातु हैं, जैसे पच, अक्त, भू, जो भी धातु हैं उनमें हम लोग तिंग प्रत्यय लगाते हैं, और तभी जाके वो क्रियापद बनता है, जिसको हम लोग तिगंत कहते हैं। तो धातु में तिंग प्रत्यय जोड़ने पर वो तिगंत बनता है, और फिर हम उसमें 18 जो है, ठीक है, तिप तस झी ऐसे करके 18 है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब प्रत्यय लग के जो है पूरा तिगंत प्रत्यय बनता है, तिगंत रूप बनता है। तो ये जो है इनको छोड़कर, यानी कि धातु में तिंग प्रत्यय को लगाकर इनको छोड़कर बाकी जितने भी प्रत्यय हुए, जैसे कि आपका कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय,
इन सब की इत संज्ञा होती है। जैसे एक चीज़ देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राम की जो है वो प्रतिपदिक संज्ञा बनती है, लेकिन एक होता है राम नाम, ठीक है, और एक होता है रम जोड़ घई प्रत्यय लगा के हम उसको राम बनाते हैं। तो एक में तो हमने प्रत्यय लगाकर बनाया और एक में नाम हुआ। तो जो नाम वाली है यानी कि राम, जो दशरथ के पुत्र हैं राम, उसमें हम प्रथम सूत्र के अनुसार प्रतिपदिक संज्ञा करेंगे और दूसरा जो रम जोड़ घय प्रत्यय लगाएंगे वो आ जाएगा हमारा इस सूत्र के अनुसार, और इस सूत्र के अनुसार उसकी प्रतिपदिक संज्ञा बन जाएगी। चूँकि आप जानते हैं कि धातुओं की प्रतिपदिक संज्ञा नहीं बनती है, इसीलिए जो हमारा धातु बनेगा तिंग प्रत्यय से लग के उसकी इत संज्ञा प्रतिपदिक संज्ञा तो नहीं होती है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी जितने प्रत्यय होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे आपने जान लिया रम जोड़ घय बन के वो राम बनता है और इस तरह से उसकी प्रतिपदिक संज्ञा बनती है। और सारे बहुत ऐसे प्रत्यय हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे आप देखिए लेखक, अब इसमें अक प्रत्यय लगेगा तब जाके ये बनेगा, तो ये भी जो है लेखक इसकी प्रतिपदिक संज्ञा बनेगी। और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि दशरथी, अब दशरथी में ई प्रत्यय लगेगा अंतिम में और इस तरह से उसकी प्रतिपदिक संज्ञा बनेगी। तो प्रथम सूत्र के अनुसार प्रतिपदिक संज्ञा नहीं बनती है धातुओं की, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार जो है तिंग प्रत्यय को छोड़कर, जिन धातुओं में तिंग प्रत्यय लगता है उनको छोड़कर बाकी प्रत्ययों की क्या प्रतिपदिक संज्ञा बनती है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय तो बाद में लगता है, तो वो प्रत्यय बाद में लगता है, इसीलिए हम लोग प्रत्ययांत यानी कि तद्धितांत और कृतांत ये दोनों शब्द क्या हुए, प्रतिपदिक हुए। यानी कि कोई ऐसा शब्द जिसमें कृत प्रत्यय लगता है, तद्धित प्रत्यय लगता है, तो तद्धितांत और कृतांत की भी प्रतिपदिक संज्ञा बनती है। इस चीज़ को आपको याद में रखना है। अब यहाँ पे भी आपको लिखा ही हुआ है कि इन 18 प्रत्यय से भिन्न जो भी प्रत्यय होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और तभी इनकी क्या होती है, प्रतिपदिक संज्ञा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कृत और तद्धित प्रत्यय हैं, अतः कृदंत और तद्धितांत शब्दों को पहले सूत्र से प्रतिपदिक संज्ञा प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पे अलग से यहाँ पृथक विधान किया गया है। चूँकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो धातु भी होते हैं लेकिन उनमें प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि आपने राम देखा कि राम एक नाम भी है, और दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो रम जोड़ घय बन के वो प्रत्यय लग के वो एक शब्द बनता है। तो इस तरह से राम जो नाम है वो पहले सूत्र के अनुसार प्रतिपदिक संज्ञा बनेगी और रम जोड़ घय जो है वो इस सूत्र के अनुसार प्रतिपदिक संज्ञा बन जाएगी। अब हम इसका मूलार्थ इस तरह से लिख पाएंगे कि कृत प्रत्यांत यानी कि कृत प्रत्यय का अंत, ठीक है, इस चीज़ को डिनोट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तद्धित प्रत्ययांत, चूँकि प्रथम सूत्र के अनुसार इसकी इत संज्ञा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है हमें कृत प्रत्यांत लिखना और तद्धित प्रत्यांत लिखना जरूरी है, यानी कि इन प्रत्ययों के अंत में। उसके बाद समास की भी प्रतिपदिक संज्ञा होती है, ये हमारा एक मूल अर्थ हो गया इस सूत्र के अनुसार। उसके बाद है कृत और तद्धित में तदंत विधि होती है। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में तदंत विधि होती है। चूँकि यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे इसकी प्रतिपदिक संज्ञा बन रही है और प्रथम सूत्र के अनुसार नहीं बन रही है, तो यहाँ पे इस सूत्र के अनुसार जो हमारा कृत और तद्धित है इनकी प्रतिपदिक संज्ञा बनती है, लेकिन पूर्व सूत्र के प्रभाव के कारण इनकी जो है तदंत विधि हो जाती है। कारण यह है कि कृत और तद्धित दोनों ही प्रत्यय होते हैं और इनके कारण स्वतः अर्थवान नहीं है। जो हमारा कृत और तद्धित है वो स्वयं अपने आप में कोई अर्थवान शब्द नहीं है, इसीलिए जब हम इसको किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं, अंत में लगाते हैं, तब जाके ये जो है एक अर्थवान शब्द बनता है और तभी एक अर्थवान शब्द बनने के कारण यहाँ पे दूसरे सूत्र के अनुसार इसकी प्रतिपदिक संज्ञा बन जाती है और फिर हम इसको एक शब्द रूप बना सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राम शब्द की सिद्धि होती है
और भी जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से हर एक शब्द रूप को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी रूप सिद्धि की जाती है। राम से लेकर जो हमारा संबोधन तक आता है हे रामाह तक, उनकी रूप सिद्धि कैसे होती है, ठीक है। 21 रूप जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इस सूत्र को पढ़ा है कि प्रतिपदिक संज्ञा किसकी किसकी होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया कि प्रतिपदिक संज्ञा उसी की होती है जो अधातु होता है और प्रत्यय होता है और अर्थवान होता है, ठीक। तो उसकी प्रतिपदिक संज्ञा बनती है। अतः सूत्र का अर्थ होगा कृदंत तद्धितांत एवं समास, इसकी भी प्रतिपदिक संज्ञा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र का जो लास्ट मीनिंग था वो यही हुआ कि प्रथम सूत्र के अनुसार प्रत्ययों की प्रतिपदिक संज्ञा नहीं बनती है, लेकिन द्वितीय सूत्र के अनुसार जो हमारा कृत तद्धित समासशास्त्र है उसके अनुसार जो है प्रत्ययों की भी प्रतिपदिक संज्ञा बनती है। और हम इसमें अपना जो प्रत्यय को लगाकर प्रत्यांत बनता है और कृत प्रत्यय को लगाकर हमारा जो कृत प्रत्यांत बनता है वो एक प्रतिपदिक संज्ञा बनती है। और इस प्रकार से हम लोग किसी भी रूप शब्द रूपों की सिद्धि करते हैं तब जाके वो शुबंत प्रकरण हमारा कहलाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। इसके बाद हम लोग इसके आगे का जो सूत्र है और रूप सिद्धि है उसको पढ़ेंगे। बाकी आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र है ये पहले अध्याय का, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का दूसरे पाद का 46वां श्लोक है, ठीक है, सॉरी सूत्र है। तो ये यही था हमारा सूत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।